चलिए, in the last class we have discussed about the microscopic approach of problem solving, and we come to know that macroscopic approach is much simpler as compared to microscopic. तो फिर why not हर जगह MSCRO करना चाहिए, हर जगह मैक्रोस्कोपिक अप्लाई करो यार, आसान है तो क्यों मुश्किल काम करेंगे। वो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। अगर वॉल्यूम बहुत कम है तो होगा ये कि एक एलिमेंट या एक एटम मेरे पूरे रिजल्ट को चेंज कर देगा। तो उस समय पे मैं मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस नहीं कर सकता, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस में मैं सारे एटम्स का कंबाइंड इफेक्ट देख रहा हूँ। करेक्ट है, लेकिन जब नंबर ऑफ एटम्स बढ़ जाएंगे, जब नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो एक एटम का कोई भी इफेक्ट मेरे रिजल्ट पर नहीं आएगा और तब मैं आराम से मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस अप्लाई कर पाऊंगा। तो कंडीशन है कि मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस आप तभी कर सकते हैं व्हेन देयर इज द कंटिन्यूम। कंटिन्यूम एग्जिस्ट होना चाहिए, और मैकेनिकल में हम हर जगह मान के चलते हैं कि कंटिन्यूम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब आप मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस कर सकते हैं। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द थर्मोडायनामिक सिस्टम, और बहुत सिंपल सा परिभाषा है। वो मास या वो वॉल्यूम जिसकी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वो मेरा सिस्टम होगा, और सिस्टम क्या होगा ये बाद में आएगा। पहले क्या आएगा? पहले क्या आएगा? पहले आएगा प्रॉब्लम, क्योंकि जब प्रॉब्लम आएगा तभी तो पता करूंगा एनालिसिस करना क्या है। करेक्ट है, तो पहले प्रॉब्लम होगा, उसके बाद ही सिस्टम होगा। ऐसे हवा में सिस्टम ढूंढने से सिस्टम नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? तो पहले मेरे पास प्रॉब्लम होनी चाहिए। चलिए जी, सिस्टम को छोड़कर बाकी जो कुछ बचता है वो सब कुछ सराउंडिंग है, और दोनों को जोड़ दें तो यूनिवर्स बन जाता है। तीन टाइप के सिस्टम हमने डिस्कस किए थे। आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि यूनिवर्स, क्लोज सिस्टम यानी कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ओपन सिस्टम में आपके सारे मैकेनिकल डिवाइसेस आ जाते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया था थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी वो चीज़ होती है जो सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करती है। जिस प्रकार से कोऑर्डिनेट पॉइंट को डिफाइन करते हैं, उसी प्रकार से थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो है वो सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करती है। जैसे अगर मैं कोई कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया तो क्या चेंज हो जाएगा? अगर मैंने कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया तो पॉइंट चेंज हो गया। इसी प्रकार से अगर मैंने कोई थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी चेंज करी तो सिस्टम का स्टेट चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है, तो एक्चुअली वहाँ पे क्या हो रहा है? When I am saying the state of the system is changed, ये बॉटल में पानी रखा हुआ है, इसका स्टेट कब चेंज होगा? थर्मोडायनामिक स्टेट। अगर मैं इस पानी का टेम्परेचर बढ़ा दूं तो उसका थर्मोडायनामिक स्टेट चेंज हो जाएगा। थर्मोडायनामिक स्टेट चेंज होने के लिए जरूरी है कि कोई ना कोई थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो है वो बदलनी चाहिए। करेक्ट है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी में बदला जा सकता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी में बदला जा सकता है। कैसे? मास से डिवाइड कर दीजिए, स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, यानी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे पता करना है? इमेजिनरी पार्टीशन डाल दीजिए। इमेजिनरी पार्टीशन से जो प्रॉपर्टी बदली दैट इज एक्सटेंसिव, और जो ना बदले वो है इंटेंसिव। चलिए जी, अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? कोई चीज हम कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब उसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा। हम किसी लोग को कहते हैं यार साला ये मेंटल इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसका मेंटल इक्विलिब्रियम बिगड़ा हुआ है। इसका मतलब तो कभी गेट की तैयारी करता है, कभी केट की तैयारी करता है, कभी वो यूपीएससी की तैयारी करता है, मतलब कुछ नहीं करता। इक्विलिब्रियम में है मतलब आप लोग इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? आप लोग इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? इक्विलिब्रियम में है मतलब आपका स्टेट फिक्स है, आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। इक्विलिब्रियम का मतलब मेरा स्टेट जो है वो स्थिर।
स्टेट जो है वो चेंज, इज इट क्लियर? अगर कंटिन्यूसली स्टेट चेंज हो रहा है तो वो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो जब मैं बात कर रहा हूँ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की, तो इसका मतलब थर्मोडायनेमिक स्टेट शुड नॉट चेंज, थर्मोडायनेमिक स्टेट शुड नॉट चेंज। अब कौन है जो थर्मोडायनेमिक स्टेट को चेंज कर देता है? प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब यह है कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज या माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं हम इसको, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज should not change। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो इसकी 3 कंडीशन है। पहला, देयर शुड बी थर्मल इक्विलिब्रियम। Then there has to be mechanical equilibrium, and there has to be क्या? केमिकल इक्विलिब्रियम। याद करने वाली चीज बड़ा अच्छा याद करते हो आप लोग। चलिए, इज इट क्लियर? थर्मल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, या साधारण शब्दों में कहूँ तो हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। तो अगर थर्मल इक्विलिब्रियम मैं ऑब्टेन करना चाहता हूँ तो या तो सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर इक्वल हो, या फिर सिस्टम जो है वो सराउंडिंग से इंसुलेटेड हो। अभी ऐसे मान लो यहाँ पानी है, इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ्रिज से निकाल के ला रहा हूँ, नहीं लाया मैं, मान लो फ्रिज से बॉटल को पानी निकाल के लाया, 5 डिग्री पे होगा, उसको ले आके एम्बिएंट पे रख दूंगा तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी चेंज हुई, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं रहा। अभी ये बॉटल में पानी है 25 डिग्री का, रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री, तो थर्मल इक्विलिब्रियम है। या मैं इस पे इंसुलेशन लगा दूं ताकि कि हीट ट्रांसफर ना हो पाए, हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो फिर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर मैं कहूंगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो या तो टेम्परेचर सिस्टम और सराउंडिंग का बराबर हो, या फिर मेरा सिस्टम जो है वो इंसुलेटेड हो। इज इट क्लियर? ये क्या हो गया भाई? चलिए, दूसरी बात होती है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में डेफिनेशन पढ़ते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की, कि फोर्स और मूवमेंट जो है वो इक्वल होना चाहिए। थर्मोडायनामिक्स की भाषा में हम उसको क्या देते हैं कि कोई वर्क ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, कोई वर्क ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। अभी मान लो कि एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, और ये पिस्टन है, यहाँ पे एयर भरी हुई है। अभी अगर आपने एयर को कंप्रेस कर दिया, यानी कि पिस्टन को इनवर्ट डायरेक्शन में मूव किया, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों प्रेशर बढ़ रहा है? क्योंकि पिस्टन के द्वारा आप एयर के ऊपर वर्क कर रहे हो, करेक्ट है। और मान लो ये पिस्टन को मैं फ्री छोड़ दूं और एयर के प्रेशर के कारण ये पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि एयर अब पिस्टन पे वर्क कर रही है, और इस वर्क की वजह से अगेन जो प्रेशर है एयर का, पहले बढ़ा था अब वो घट जाएगा। क्लियर है? प्रेशर चेंज हो गया, यानी कि इक्विलिब्रियम नहीं रहा। तो दूसरा मतलब ये हुआ कि हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि वर्क ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? थर्ड बोल रहा है कि कोई केमिकल प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, कोई केमिकल प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे मान लो डीजल भरा हुआ है, माचिस डाल दो, मत डालना, डाल दोगे तो क्या होगा? डाल दोगे तो क्या होगा? फ्यूल बर्न होगा, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चेंज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो थर्ड पॉइंट का मतलब है कि कोई केमिकल प्रोसेस
नहीं होनी चाहिए अगर थर्मल इक्विलिब्रियम आपको थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम आपको मेंटेन करना है। इज इट क्लियर? चलिए, नाउ क्वासी स्टैटिक process, quasi-static process. It is the locus of all equilibrium points passed by the system. चलिए, व्हाट इज द प्रोसेस? कॉन्सिस्टेंटी हटा दो। प्रोसेस क्या होता है? अरे बता चुका हूँ यार। प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस का मतलब है कि सिस्टम अपने स्टेट को चेंज कर रहा है। थर्मोडायनामिक प्रोसेस it is the locus of all the points passed by the system during change of that is thermodynamic part. Thermodynamic path, it is the locus of all the points passed by the system during the change of state. तो अगर सिस्टम मान लो ये स्टेट पे था और ये स्टेट पे पहुंचा तो डायरेक्टली जंप करके तो नहीं पहुंचेगा। जब ये पास हुआ होगा तो बीच में जो कुछ पॉइंट से होता हुआ आया होगा। इन सारे पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर देते हो तो जो मेरे को लोकस मिलता है उसको मैं कहता हूँ थर्मोडायनामिक पाथ। क्लियर? थर्मोडायनामिक प्रोसेस is a thermodynamic path which can be easily defined. अगर कोई पाथ है, जैसे कि मैं ये देख लेता हूँ, प्रेशर, वॉल्यूम, तो ये जो पाथ 1 2 है, क्या ये पाथ है? हाँ पाथ है, क्योंकि ये चेंज ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इस पाथ में क्या हो रहा है? प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। तो इस पाथ का अपन आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। 1 2 इज द पाथ वेयर द प्रेशर इज कांस्टेंट। तो इसको मैं अब लिख देता हूँ आइसोबारिक प्रोसेस। 2 3 pressure remain constant. It is a path where pressure remain constant, so it is known as isobaric process. क्या कहूंगा पाथ 1 2 को? टेम्परेचर
टेम्परेचर है ये, तो क्या हो गया, आइसो थर्मल प्रोसेस, एंड 2 to 3 entropy remain constant, so it is known as isentropic process. For ideal gas, polytropic process is defined as PV to the power n equal to constant. तो आइडियल गैस के लिए मेरे को प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशन मिल रहा है, PV टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट. यहाँ पे P जो है वो प्रेशर है, V इज वॉल्यूम एंड n इज नोन एज, क्या बोलते हैं n को, n इज नोन एज पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स. ठीक, चलो आ जाते हैं वापस अपनी स्लाइड पे. Quasi-static process, it is the locus of all equilibrium points passed by the system. आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है तो बताओ मेरे को. बोल रहा है प्रोसेस और दूसरा बोल रहा है इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मतलब नो चेंज ऑफ स्टेट, और प्रोसेस मतलब चेंज ऑफ स्टेट. तो ये दोनों कैसे संभव हो सकता है? वेरी स्लो ये हो ही नहीं सकता. या तो इक्विलिब्रियम होगा या तो प्रोसेस होगा, राइट? दोनों साथ में नहीं हो सकता. तो पहला चीज, इट इज इम्पॉसिबल. इट इज इम्पॉसिबल. क्यों इम्पॉसिबल है? दो अलग अलग बातें करने के लिए बोल रहा हूँ. एक बार बोल रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम में रहो, और दूसरा बोल रहा हूँ कि प्रोसेस करो. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि सिस्टम का स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए, और प्रोसेस का मतलब है कि सिस्टम का स्टेट चेंज होना चाहिए. इज इट क्लियर? सो अ क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस इज इम्पॉसिबल, राइट? चलिए अब देखते हैं, थोड़ा इसको पॉसिबल करने की कोशिश करते हैं. तो अ वेरी स्लो प्रोसेस approaches towards quasi-static process. बच्चों, क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस संभव नहीं है, लेकिन प्रोसेस अगर स्लो होगी तो वो क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ेगी. कितना आगे बढ़ेगी? जितना प्रोसेस स्लो होगी. इज दैट क्लियर? आइडियली उसको कंप्लीट होने के लिए तो इनफाइनाइट टाइम चाहिए, करेक्ट है? लेकिन जैसे जैसे मैं प्रोसेस का स्लोनेस को इंक्रीज करूंगा, मेरी प्रोसेस जो है वो क्वासी-स्टैटिक की तरफ बढ़ेगी, करेक्ट है? चलो ये पॉइंट को अपन एक्सप्लेन करेंगे बाद में. अब एक तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. At every point system and surroundings is considered in equilibrium. आई विल एक्सप्लेन द पॉइंट. एट एवरी पॉइंट, इसको याद रखिएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस है तो हर समय पर सिस्टम और सराउंडिंग जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा. और इक्विलिब्रियम का मतलब है कि एट एवरी पॉइंट
temperature and pressure of the system must be equal to surrounding pressure and temperature, surrounding pressure and temperature। तो बच्चों हर पॉइंट पर प्रोसेस के दौरान प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम शुड बी इक्वल टू द सराउंडिंग। क्लियर? अब चलो देखते हैं कि क्वासीस्टैटिक प्रोसेस एक्चुअली क्या होती है और ये एक्चुअली पॉसिबल क्यों नहीं हो पा रही है। ये एक पिस्टन है, यहाँ पे एयर फिल है और यहाँ पे मैंने एक वेट रखा हुआ है। अभी इस वेट के कारण, एयर के प्रेशर और वेट के कारण ये पिस्टन जो है वो मेरा इक्विलिब्रियम में है, राइट। इसको मैं इंसुलेट कर देता हूँ। क्या अभी मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है? अभी मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है क्योंकि इंसुलेट कर दिया हूं, कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा। यहाँ पे इस वेट के कारण और एयर के प्रेशर के कारण मेरा पिस्टन मूव नहीं कर रहा, यानी कि कोई वर्क ट्रांसफर नहीं हो रहा, करेक्ट है। और यहाँ पे कोई केमिकल प्रोसेस भी नहीं है। तो अभी जो मेरे सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं वो सारी प्रॉपर्टी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही। तो ये जो मेरा स्टेट है इट रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम स्टेट। क्लियर हुआ बच्चे? अब ये वेट आप हटा लो, ये वेट आप हटा लो तो क्या होगा? पिस्टन ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा भाई ऊपर? क्यों जाएगा ऊपर? क्योंकि एयर का प्रेशर अब सराउंडिंग के प्रेशर से ज्यादा है, यानी कि नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई। यहाँ पे क्या बोल रहा है? हर समय पे सिस्टम और सराउंडिंग का प्रेशर बराबर होना चाहिए। अब जैसे ही आपने वेट उठाया, तो आपका गैस का प्रेशर यानी कि सिस्टम का प्रेशर ज्यादा हो गया और पिस्टन जो है वो अपर डायरेक्शन में मूव कर गया, राइट। अब वापस स्टॉपर पे पहुंच गया, तो स्टॉपर पे गैस का प्रेशर और ये स्टॉपर का रिएक्शन, ये दोनों इक्वेट हो जाएगा एंड दैट विल गिव यू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो पहले ये पोजीशन 1 पे था और ये पोजीशन 2 पे था। पोजीशन 1 जब उसके ऊपर वेट रखा हुआ है, ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है बच्चों, क्लियर हो रहा है। और पोजीशन 2 जब मेरा पिस्टन स्टॉपर पे पहुंच रहा है तो ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? अभी बच्चों क्या ये प्रोसेस जो 1 से 2 के बीच में हुई है, चेंज ऑफ स्टेट तो हुआ, चेंज ऑफ स्टेट तो हुआ। अब ये जो प्रोसेस 1 और 2 के बीच में हुई है, क्या ये क्वासीस्टैटिक प्रोसेस है? और नहीं है तो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? तो सेकंड क्वेश्चन भी था। इसलिए नहीं है क्योंकि 1 और 2 के बीच में मेरा गैस का प्रेशर ज्यादा था, एयर का प्रेशर ज्यादा था, लेकिन सराउंडिंग का प्रेशर कम था। तो ये 1 और 2 के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? 1 और 2 के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये प्रोसेस क्वासीस्टैटिक तो नहीं थी। क्लियर? क्लियर? क्वासीस्टैटिक प्रोसेस कभी भी संभव हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? ये बोल रहे हैं मेरे भाई कि ये बाहर का जो प्रेशर आ रहा है और जो अंदर का प्रेशर है वो बराबर है। बाहर और अंदर का प्रेशर बराबर है तो पिस्टन जाएगा किस डायरेक्शन में? किधर जाएगा? ये जो वेट और ये प्रेशर इक्वेट हो गया तो पिस्टन कहीं नहीं जाएगा। बात समझ में आई? तो क्वासीस्टैटिक प्रोसेस तो हो नहीं सकती, करेक्ट है। लेकिन हम अप्रोच कर सकते हैं, टुवर्ड्स एन क्वासीस्टैटिक प्रोसेस।
तो क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस को स्लो करना पड़ेगा। कैसे करूंगा स्लो, इसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, इस वेट को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब एक हिस्सा उठाऊंगा, तो मेरा सिस्टम जो है, मेरा पिस्टन जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, रुक जाएगा, दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया। दूसरा वेट हटाऊंगा, पिस्टन थोड़ा और आगे बढ़ेगा, रुक जाएगा। 4 हिस्सों में डिवाइड किया तो अब 1 और 2 के बीच में मेरे को 4 इक्विलिब्रियम पॉइंट मिले। करेक्ट है, मतलब अब प्रोसेस थोड़ी सी क्वासी-स्टैटिक की तरफ गई। और इस वेट को अगर इनफाइनाइट कर दूं तो, क्या हुआ, इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे। इनफाइनाइट हिस्सों में अगर डिवाइड कर दूं इस वेट को मैं, तो इनफाइनाइट हिस्सों में डिवाइड कर दूं और 1 बाय 1 एक वेट को उठाने लगूं तो इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो क्वासी-स्टैटिक मिलेगा। करेक्ट है। अभी थ्योरेटिकली हम कह रहे हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग का प्रेशर और टेम्परेचर बराबर होना चाहिए, लेकिन मैं इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा कि सराउंडिंग सिस्टम का प्रेशर मैं कर लेता हूं P प्लस डेल्टा और इसका प्रेशर हो गया P। बच्चों क्लियर है? अब गैस का प्रेशर P प्लस डेल्टा है, जो कि सराउंडिंग के प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मेरा और पिस्टन जो है वो मूव करेगा। लेकिन अल्टीमेटली मैं इस डेल्टा को निगलेक्ट कर दूंगा, क्योंकि डेल्टा इज वेरी 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 स्मॉल। और जितना इस डेल्टा को कम करते जाओगे उतना ज़्यादा मेरी प्रोसेस जो है वो क्वासी-स्टैटिक की तरफ जाएगी। क्लियर? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी एनीबॉडी? तो भैया क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस स्लो प्रोसेस है, और अगर क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस लिखा हुआ है तो अगर सिस्टम का प्रेशर 10 बार है तो सराउंडिंग का प्रेशर कितना होगा, वो भी हम 10 बार ही लेंगे, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। इज दैट क्लियर? एनी डाउट एनीबॉडी बच्चों? क्लियर हुआ ये? चलिए जी, नाउ द रिवर्सिबल प्रोसेस। आप घर से ऑफिस आए, घर से आप इंस्टीट्यूट आए और इंस्टीट्यूट से घर गए, जहां से आप आए थे वहां वापस पहुंच गए, प्रोसेस रिवर्सिबल हो गई। क्या कहेंगे इसको हम? इट इज एन साइक्लिक प्रोसेस। सिस्टम जहां से आया था वहां वापस चला गया, ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं हुई, क्योंकि जब आप घर से इंस्टीट्यूट आए तो आपने 1 लीटर पेट्रोल खर्च किया। जाने में अगर वो 1 लीटर पेट्रोल आपको वापस मिल जाए, आप बोलोगे हाँ मिल जाएगा सर, अभी मैं आया था तो मैं पेट्रोल भरवाया था, अब जाने में मेरा दोस्त भरवाएगा। कुल मिला के 2 लीटर पेट्रोल इस यूनिवर्स से खर्च हुआ आपके आने और जाने में, राइट? तो ये प्रोसेस कभी भी रिवर्सिबल नहीं होगी। ये प्रोसेस कभी भी रिवर्सिबल नहीं होगी। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि अगर उस प्रोसेस को रिवर्स किया जाए, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर उसे रिवर्स किया जाए, रिवर्स करना कोई आवश्यक काम नहीं है, लेकिन अगर किया जाए तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों अपने ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाए। इसका मतलब अगर 1 लीटर पेट्रोल आने में खर्च हुआ है तो वापस आप यूनिवर्स को, सराउंडिंग को 1 लीटर पेट्रोल आप दे दो। करेक्ट है? यानी कि आपके आने और जाने में जितना पेट्रोल पहले यूनिवर्स के पास था उतना ही पेट्रोल रहना चाहिए। अगर ऐसा आप कर सकते हो आने और जाने में, तो आपका प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल कहलाएगा, अदरवाइज इट विल बी इररिवर्सिबल। तो डेफिनेशन क्या होगा रिवर्सिबल प्रोसेस का? जल्दी बोलो यार। इफ अ प्रोसेस is reversed, सिस्टम अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा, सिस्टम एंड सराउंडिंग regain its original state, or in other words,
in a reversible process there is no loss of mechanical work. अब ये सेकंड वाला पॉइंट जो लिखा है इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे जब अपन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे पहुंचेंगे. एट दैट टाइम वी विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो लॉस ऑफ मैकेनिकल वर्क. अभी अपन मोटा मोटी समझते हैं कि कोई रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है तो वहाँ पे कोई मैकेनिकल वर्क का नुकसान नहीं होगा. क्यों नहीं होगा वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे. चलिए अब इसके बाद फॉर रिवर्सिबल process there should be no first external irreversibility and second internal irreversibility. A quasi-static process has no external irreversibility. अब ये एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है इसको अपन डिस्कस करेंगे. A quasi-static process has no external irreversibility. इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है? अगर प्रोसेस को मेरे को रिवर्सिबल बनाना है तो मैकेनिकल वर्क का नुकसान नहीं होना चाहिए. और मैकेनिकल वर्क का नुकसान हो सकता है या तो वहाँ पे एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी हो, यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर 100 डिग्री है और सिस्टम का टेम्परेचर 20 डिग्री है, तो वहाँ पे एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी आएगा जिसकी वजह से मैकेनिकल वर्क का नुकसान होगा. दूसरा कारण हो सकता है मैकेनिकल वर्क के नुकसान का कि सिस्टम में फ्रिक्शन हो, विस्कस फोर्सेस वहाँ पे प्रेजेंट हो. करेक्ट है. अब मान लो एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, लेकिन पिस्टन और सिलेंडर के बीच में फ्रिक्शन होगा तो मैकेनिकल वर्क का नुकसान होगा. करेक्ट है. तो फ्रिक्शन के कारण जो मैकेनिकल वर्क का नुकसान होता है बच्चों, उसे हम कहते हैं इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी. राइट. और अगर सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में नहीं है तो उसके कारण जो मैकेनिकल वर्क का नुकसान होता है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी. करेक्ट. सिस्टम और सराउंडिंग को आप इक्विलिब्रियम में ले आओगे तो एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी आप बचा लिए. राइट. क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो इसका मतलब एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को ऑब्टेन कर लेना मतलब एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी को हटा देना हो गया. इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे कि क्या हर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगी? काहे नहीं होगी भाई. क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आपको गारंटी कर रहा है कि वहां पे कोई एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन वहां पे फ्रिक्शन नहीं है, इसकी गारंटी नहीं कर रहा है. इज दैट क्लियर? तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस may be irreversible. Am I correct? Can I say every reversible process must be quasi-static? क्योंकि अगर रिवर्सिबल होना है तो एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी हटाना पड़ेगा, सिस्टम सराउंडिंग को इक्विलिब्रियम पे रखना होगा. करेक्ट है. तो रिवर्सिबल का क्वासी स्टैटिक होना तो आवश्यक है, लेकिन क्वासी स्टैटिक रिवर्सिबल होगी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बिकॉज ऑफ इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी हो सकती है, वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस. करेक्ट है बच्चों? एवरी रिवर्सिबल प्रोसेस विल बी क्वासी स्टैटिक, क्योंकि रिवर्सिबल होना है तो एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी और इंटरनल दोनों को हटाना है, और एक्सटर्नल को हटाने के लिए प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक होना ही पड़ेगा. तो एवरी रिवर्सिबल इज क्वासी स्टैटिक. करेक्ट है. एवरी क्वासी स्टैटिक मे नॉट बी रिवर्सिबल. राइट. लेकिन बेटा आप थर्मोडायनामिक्स में जो आप पढ़ोगे ना तो रिवर्सिबल और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को ऑलमोस्ट हम एज अ सिनोनिमस यूज करते हैं.
अभी इसका अंतर आप पूछेंगे, बहुत सारे मास्टर लोग बता देते हैं कि भैया क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस मतलब ऑलमोस्ट रिवर्सिबल और रिवर्सिबल मतलब रिवर्सिबल। ये डेफिनेशन नहीं है, परिभाषा दोनों की अलग अलग है, दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल अलग अलग है। हाँ, एक क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाएगी अगर उसमें इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी हो, करेक्ट है। और अब हम लोग रिवर्सिबल और क्वासी-स्टैटिक दोनों की अलग अलग परिभाषाएं हैं, दोनों का डेफिनेशन सेम था क्या? दोनों का डेफिनेशन सेम था क्या? दोनों का डेफिनेशन अलग अलग है। लेकिन थर्मोडायनामिक्स में चूंकि हम लोग इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी को कंसिडर नहीं करते, तो क्या हो जाएगा उससे? इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी नहीं कंसिडर करूंगा तो क्या होगा? क्वासी-स्टैटिक हो गया मतलब एक्सटर्नल जीरो हो गया, इंटरनल मैंने निग्लेक्ट कर दिया, तो आप क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस में कोई भी इरिवर्सिबिलिटी नहीं बची। इज इट क्लियर? देन आई कैन कंसिडर अ क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस एज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन बाय द डेफिनेशन क्वासी-स्टैटिक रिवर्सिबल होना जरूरी नहीं है। लेकिन थर्मोडायनामिक्स में आप आगे जब भी जाओगे तो क्वासी-स्टैटिक जहाँ लिखा होता है उसका अपन रिवर्सिबल मान लेते हैं, क्योंकि इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी को हम कंसिडर नहीं करते। इज दैट क्लियर? तो बच्चों अभी तक डिस्कस किया है वो क्लियर है? एनी डाउट एनीबॉडी? बहुत बेसिक सा डिफरेंस है क्वासी-स्टैटिक और रिवर्सिबल का। क्वासी-स्टैटिक में सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा, जिसकी वजह से सिस्टम में कोई एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी नहीं आएगी। और रिवर्सिबल प्रोसेस को ऑब्टेन करने के लिए आपको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों इरिवर्सिबिलिटी को जीरो करना है। एक्सटर्नल को जीरो करने के लिए क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस होना आवश्यक है। अच्छा, अब रिवर्सिबल प्रोसेस प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं? क्यों इम्पॉसिबल है? पहले पॉइंट पे ही आ जाओ, रिवर्सिबल होने के लिए क्वासी-स्टैटिक होना पड़ेगा, और अभी आप पढ़े देखिए क्वासी-स्टैटिक पॉसिबल नहीं है। तो पहले तो कोई प्रोसेस क्वासी-स्टैटिक नहीं होगी, और क्वासी-स्टैटिक मान लो एक बार मान भी लिया कि कर दिया, तो फिर इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी यानी कि फ्रिक्शन तो हमेशा प्रेजेंट रहेगा, उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकली कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं हो सकती, बस हम थ्योरेटिकली एक ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी कोई प्रोसेस। इज इट क्लियर? बात समझ में आई बच्चों यहाँ तक? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।